बच्चों, अब हमें एक यूनिट कवर करनी है, यूनिट नंबर 6। आप सब जानते हैं यूनिट नंबर 6 में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक ओवरव्यू देता हूं। सर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में या तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को यह बोलती है, मैं फिर बोल रहा हूं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में या तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को यह बोलती है कि हैपनिंग ऑफ इवेंट हुआ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा, या एक पार्टी दूसरी पार्टी को यह बोलती है कि अगर नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट हुआ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुझे फर्नीचर सेल करूंगा, मेरा एक शिप है जो थाईलैंड से आ रहा है, तो अगर मेरा शिप सेफली आया तो मैं तुझे फर्नीचर बेचूंगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है हैपनिंग ऑफ इवेंट के, शिप आया तो फर्नीचर बेचा जाएगा। या दूसरा एग्जांपल लो, ए ने बी को बोला मैं तुझे 100 बैग्स ऑफ सीमेंट बेचूंगा इफ इट डज नॉट रेन। अब यहां पे ए ये चाहता है कि बारिश ना हो, तो ए बी को बोल रहा है बारिश नहीं हुई तो मैं तुझे सीमेंट बेचूंगा भाई, लेकिन अगर बारिश हो गई तो नहीं बेचूंगा। तो यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ये बेस्ड है बेटा ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो भैया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बेस्ड होता है ऑन अ कोलेटरल इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। तो आपसे कोई पूछे यार, सबसे पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपको याद रखना है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग based on happening, based on happening or non happening of an event, based on happening or non happening of an event। ये किसी इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर बेस्ड होता है। अच्छा, अब इसमें भी तुम्हें एक चीज बताता हूं, पेपर में आपसे पूछे यार कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं, तो पहला फीचर तो यही बोलना है कि इसमें कोलेटरल इवेंट होता है। क्या होता है? कोलेटरल मतलब सेकेंडरी इवेंट होता है। देखो, आप पहले इसमें आप ये समझो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा एक मेन इवेंट होगा। मेन इवेंट जैसे मैंने जो अभी दो एग्जांपल दिए, उसमें एक जगह फर्नीचर बेचना था और एक जगह सीमेंट बेचना था, और मेन इवेंट एक दूसरे इवेंट पर डिपेंडेंट होता है। तो मेन इवेंट जिस इवेंट पर डिपेंड कर रहा है वो कोलेटरल इवेंट है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में शिप का आना या नहीं आना, और दूसरे वाले एग्जांपल के अंदर बारिश का होना या नहीं होना। अब आपसे कोई पूछे कोलेटरल इवेंट क्या है, तो जो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस का पार्ट भी नहीं है और जो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन का पार्ट भी नहीं है, दैट इवेंट विल बी कॉल्ड कोलेटरल इवेंट। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कोलेटरल इवेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? नीदर पार्ट ऑफ promise, neither part of promise and nor part of consideration of contract। तो जो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस का भी पार्ट नहीं है और जो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन का भी पार्ट नहीं है, दैट इवेंट स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड कोलेटरल इवेंट। पहले तो ये समझ लो, फिर आप ये समझो ये बेस्ड होता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने पे हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ये किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। तीसरी चीज ये समझो जो कि सबसे मेन है, सर यहां पर इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। अगर इवेंट ऐसा है जिसका होना 100% कंफर्म है, सर्टेन है, बाउंड टू हैपन है, तो फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। ए बी को बोल रहा है सनराइज हुआ तो मैं तुझे गुड्स बेचूंगा, तो सनराइज तो होना ही है, तो फिर उसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जा सकता। एक चीज और समझना, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मेयर विल ऑफ प्रोमिसर। वो प्रोमिसर की मेयर विल मतलब सिर्फ प्रोमिसर की इच्छा पे निर्भर नहीं होना चाहिए। आज मैंने बोला मेरा मन करा तो गाड़ी बेचूंगा, नहीं मन करा तो नहीं बेचूंगा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोलेटरल इवेंट होता है,
ये बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है। इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए और वो मेयर विल ऑफ प्रॉमिसर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बेटा हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब पेपर में आपसे सबसे जरूरी चीज जो पूछेगा वो बेटा ये पूछेगा कि रूल्स रिलेटिंग टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताइए। बोले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े रूल्स बताइए। तो देखो रूल्स में एक तो याद रखिए, शॉर्ट में याद रखिए, ज्यादा डेप्थ में याद मत रखिए। मतलब एक टेबल मैं बना के दे रहा हूं, ये सेम टेबल मैंने आपको नोट्स में भी बना के रखी हुई है, आप याद रखिए सिचुएशन क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल बनेगा, कब वैलिड बनेगा, ये भी याद रखिए। कॉन्ट्रैक्ट कब नॉट एनफोर्सेबल रहेगा, कब वॉइड रहेगा, ये भी याद रखिए। अब पहली सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट है, तो सुनो मेरी बात। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा तो वैलिड तब बनेगा जब इवेंट हैपन हो जाएगा, हैपनिंग पे बेस्ड है, तो वैलिड होने के लिए इवेंट का हैपन होना जरूरी है। और वॉइड कब होगा, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, जब हमें यह पता हो जाए कि हाँ यार ये इवेंट तो नहीं होने वाला है, ये इवेंट तो इम्पॉसिबल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वैलिड कब बनेगा, व्हेन इवेंट एक्चुअली हैपन्स। और वॉइड कब बनेगा, when happening becomes impossible। void कब बनेगा, when happening becomes impossible। आगे देखेंगे। अच्छा अगला केस आता है बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगला केस आता है बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, इवेंट की नॉन हैपनिंग पर बेस्ड है। तो भैया देखो अगर इवेंट की नॉन हैपनिंग पर बेस्ड है तो वाइस वर्सा चलेगा, जो हैपनिंग है नॉन हैपनिंग उसका वाइस वर्सा चलेगा। अगर नॉन हैपनिंग पर बेस्ड है तो उल्टा कर दो, बस उल्टा कर दो, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा, when happening becomes impossible। और void कब हो जाएगा, when event actually happens। अगर इवेंट एक्चुअली हैपन हो गया तो void हो जाएगा। अगला केस आता है बेटा, ये भी है तो बेस्ड ऑन हैपनिंग ही, बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब बनेगा जब इवेंट स्पेसिफाइड टाइम में हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा, जब इवेंट स्पेसिफाइड टाइम में हो जाएगा। और अब देखो वैलिड बनाने के लिए इवेंट होना भी पड़ेगा और स्पेसिफाइड टाइम में भी होना पड़ेगा। ठीक है, वैलिड कब बनेगा, व्हेन इवेंट हैपेंस इन स्पेसिफाइड टाइम। वैलिड कब बनेगा, व्हेन इवेंट हैपेंस इन स्पेसिफाइड टाइम। और वॉइड कब बनेगा, ये वॉइड कब बनेगा, सर अब वॉइड दो केस में बनेगा, या तो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, या फिर इवेंट अगर हो भी रहा है तो स्पेसिफाइड टाइम में नहीं हो रहा, स्पेसिफाइड टाइम के बाद होगा तो हमारे कोई काम का नहीं है। तो वॉइड कब होगा कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट डज नॉट हैपन इन स्पेसिफाइड टाइम, तो भी वॉइड हो गया। भाई हम तो स्पेसिफाइड टाइम में होना चाह रहे हैं ना। या फिर वॉइड कब होगा, इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल होते ही तो वॉइड होना ही होना है, जैसे ही इवेंट इम्पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पर बेस्ड है, तो हैपनिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल होते ही तो वॉइड होने ही होने।
अच्छा, और क्या रूल्स हैं इसमें, और क्या रूल्स हैं इसमें, और बेटा एक दो छोटे छोटे रूल्स हैं, और बेटा एक दो छोटे छोटे रूल्स हैं, और क्या रूल्स हैं बेटा। एक रूल है बेटा बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग, लेकिन अब की बार नॉन हैपनिंग भी, अब की बार नॉन हैपनिंग भी विद इन स्पेसिफाइड टाइम है, अब की बार नॉन हैपनिंग भी विद इन स्पेसिफाइड टाइम है। क्या मतलब है नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम? चलो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ए ने बी को बोला आई विल सेल यू फर्नीचर इफ इट डज नॉट रेन इन 4 आवर्स। ए बी को बोल रहा है मैं तेरे को फर्नीचर भेज दूंगा अगर 4 घंटे में बारिश नहीं हुई। मतलब बारिश नहीं होने की बात हो रही है 4 घंटे में, यानी नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो समझो, अरे भैया समझो, अगर नॉन हैपनिंग पर बेस्ड है और नॉन हैपनिंग स्पेसिफाइड टाइम में होने की बात हो रही है, समझ में आ रहा है ना, नॉन हैपनिंग स्पेसिफाइड टाइम में होने की बात हो रही है, तो फिर लॉ ये बोला वाइस वर्सा कर दो, नॉन हैपनिंग में वाइस वर्सा कर दो। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा? जब इवेंट नहीं हो। हम तो नहीं चाहते ना होना, नहीं हो, इवेंट डज नॉट हैपन, इवेंट नहीं हुआ, इवेंट डज नॉट हैपन इन स्पेसिफाइड टाइम, इवेंट स्पेसिफाइड टाइम में नहीं हुआ, और या फिर इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनेगा? हम तो नॉन हैपनिंग चाह रहे हैं ना, हम तो नॉन हैपनिंग चाह रहे हैं ना, तो वैलिड कब बन रहा है? जब इवेंट नहीं हो रहा है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, या इवेंट इम्पॉसिबल हो रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनेगा? वॉइड, वॉइड तब बनेगा जब इवेंट हो जाए और स्पेसिफाइड टाइम में हो जाए। हम तो नहीं चाह रहे थे होना, इवेंट हो भी गया, स्पेसिफाइड टाइम में भी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो वॉइड कब होगा? व्हेन इवेंट happens in, when event happens in specified time। अगला केस है, अगला केस है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर बेस्ड है। तो बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर बेस्ड है, माथा पच्ची मत पालिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर बेस्ड है तो वैलिड कब होगा? जब लिविंग पर्सन वैसे काम करेगा जैसे हम चाहते थे कि वो काम करे। और वॉइड कब होगा? जब लिविंग पर्सन जो काम करने वाला था वो काम करना उसका इम्पॉसिबल हो जाए। तो वैलिड कब बनेगा? व्हेन लिविंग पर्सन acts in specified manner। और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनेगा? when conduct of living person becomes impossible, when conduct of living person becomes impossible। आई होप आया होगा सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया सर। और एक इसमें आखिरी केस है, वो तो ऑब्वियस सा केस है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट है। ए बी को बोल रहा है मैं तुझे फर्नीचर बेचूंगा इफ सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। तो सनराइज तो वेस्ट से होना इम्पॉसिबल है जी। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इवेंट पर बेस्ड है तो वो वॉइड एप इनिशियो है, माथा ही नहीं लगाना। तो बाय चांस आपको लिखना पड़े, लिख तो देना ही है पेपर में, ये वाला रूल भी लिखने में कुछ नहीं जा रहा, ये वाला रूल भी लिख तो देना ही चाहिए आपको। कौन सा वाला रूल लिख देना चाहिए? अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे, इम्पॉसिबल इवेंट पर बेस्ड है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एप इनिशियो होगा। ये मेन रूल है बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं रिलेटिंग टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये मेन बातें हैं जो बेटा आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखनी है। अब इस चैप्टर का नाम क्या था? इस चैप्टर का नाम क्या था? इस चैप्टर का नाम था बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तब हमारी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर तो बात हो गई। अब हम बच्चों बात करेंगे
अब हम बच्चों बात करेंगे, किस पर बात करेंगे सर? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पर। किस पर बात करेंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पर। अच्छा, अब आप मेरे से पूछते हो सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, बात करते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स पर। बच्चों, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में पहले मेन 2-3 बातें याद रखिए। पहले ये याद रखिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ना एक्सप्रेस होते हैं ना इंप्लाइड होते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ हमें बोल रहा है कि आपको करना है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते होते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, जो बस ये बोलते हैं कि एक जने का फायदा अगर हो रहा है तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाकर नहीं होना चाहिए। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नीदर एक्सप्रेस, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नीदर एक्सप्रेस नॉर implied but are imposed by law। ये एक्सप्रेस भी नहीं है, इंप्लाइड भी नहीं है, बल्कि लॉ ने इंपोज किए हैं। ये रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट से मिलते जुलते हैं, बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। रियल सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है? एक पर्सन का फायदा दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाकर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक आपको पता होनी चाहिए फीचर्स ऑफ, एक आपको पता होने चाहिए फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या पता होने चाहिए आपको? फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे को पहला फीचर ये याद रखो कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इंपोज बाय लॉ है। दूसरा फीचर ये याद रखो, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हम कर रहे हैं वो हमारा करने की ड्यूटी है, हम खुद से प्रॉमिस नहीं कर रहे, क्योंकि लॉ ने बोला है कि आप ऐसा करो इसलिए हमें करना पड़ रहा है। तो यहां पे ड्यूटीज हैं, प्रोमिसेस नहीं है। यहां पे ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस, ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक याद रखो, यहां पर आपको नॉर्मली या तो राइट मिलता है, या तो नॉर्मली आपको राइट मिलता है टू रिसीव मनी, या आपको राइट मिलता है टू रिसीव प्रॉपर्टी। या तो मनी रिसीव करने का राइट होता है या प्रॉपर्टी रिसीव करने का राइट होता है। यहां पे आपको राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन होता है, जिस पर्सन से भी आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बना है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन होता है, एंड नॉट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। नॉट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट थोड़ी ना राइट मिल रहा है, यहां पे आपको राइट पर्टिकुलर पर्सन पे मिलता है। और सबसे जरूरी बात, यहां पर भी आपको वो सारी रेमेडीज मिलेंगी जो फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलती हैं। अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का भी ब्रीच होता है, अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का भी ब्रीच होता है, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केस में, किसके ब्रीच के केस में? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केस में, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केस में आपको वो सारी रेमेडीज मिलती हैं जो आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के केस में मिलती हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केस में आपको वो सारी रेमेडीज मिलती हैं जो आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के केस में मिलती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। अब सर मेन है टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब सर मेन है टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या हैं। तो अब बेटा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले होता है, वन बाय वन चलेंगे और आराम आराम से समझाऊंगा ये, क्लेम फॉर नेसेसरीज। इसमें सिंपल बोल रहा हूं, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। सर एक पर्सन है ए, है ना, ये क्या कर रहा है? गुड सप्लाई कर रहा है। ये गुड सप्लाई कर रहा है दूसरे बंदे को, बी को। अब अगर ये बी माइनर है या ये
बी अनसाउंड माइंड का है, यानी ये लॉ में डिस्क्वालिफाइड है। तो ये पर्सन पर्सनली लायबल तो नहीं है, नॉट पर्सनली लायबल। ये बंदा पर्सनली लायबल तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। हिज प्रॉपर्टी या एस्टेट इज लायबल। एस्टेट भी बोलते हैं प्रॉपर्टी को, हिज प्रॉपर्टी और एस्टेट इज लायबल। मतलब मिस्टर ए गुड्स का पैसा मिस्टर बी की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी अब 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, जो आपने सप्लाई किया, थिंग सप्लाइड आर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। जो दिया गया वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, लाइफ की जरूरी चीजें हैं, कोई लग्जरी आइटम नहीं है। दूसरा, सामने वाले के पास वो चीज पहले से अबंडेंटली अवेलेबल ना हो। ऐसा नहीं कि सामने वाले के पास वो चीजें पहले से अबंडेंटली अवेलेबल हैं, उसको एक्चुअल में उन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। तो अदर पर्सन मस्ट बी इन नीड ऑफ दोज थिंग्स। सामने वालों को उन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। और सबसे एक और जरूरी बात, सामने वाले को जो भी चीजें सप्लाई कर रहे हो उसकी कंडीशंस इन लाइफ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इन लाइफ, फैमिली स्टेटस, मनी स्टेटस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इन लाइफ होनी चाहिए ऑफ अदर पर्सन। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई तो पैसा उस पर्सन की लाइफ नेसेसरी से रिकवर हो सकता है, वरना पैसा उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। उसके अलावा आप ये समझो, एक केस आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन को भी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सर मान लीजिए ए ने अपना हाउस रेंट पर दिया बी को, ठीक है। अब ए ने क्या नहीं किया, ए डिड नॉट पे, ए ने पे नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो JVVNL है, जो जयपुर का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उसने ए को नोटिस दिया कि अगर तूने बिजली का बिल नहीं चुकाया तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट देंगे। उन्होंने नोटिस दिया कि भैया अगर तूने बिल नहीं चुकाया, तूने अगर बिल नहीं पे किया तो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तेरा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब सोचो उसमें परेशानी तो बी को ही होगी, क्योंकि भैया बी उस घर में एज अ टेनेंट रह रहा है। तो बी ने क्या किया, टू प्रोटेक्ट ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए JVVNL को पे कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹10,000 फॉर ए। पे तो ए को करना चाहिए था, पर पे बी ने कर दिया। ए घर का ओनर था, डिसाइड ये हुआ था, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में, कि बिल ए ही पे करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड था ए और बी के कि बिल ए को ही पे करना है, तो लायबिलिटी ए की थी, पे बेटा बी ने कर दिया। तो लॉ बोला अगर एक पर्सन मिस्टर बी ऐसा पेमेंट कर रहा है जिसको एक्चुअल में पे करने की लायबिलिटी किसी और की है, तो फिर जो पेमेंट आपने किया वो आप सामने वाले से रिकवर कर सकते हो, अगर वो पेमेंट आपने अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। तो लॉ बोला अ पर्सन हु इज interested in payment, a person who is interested in payment which another person is bound to pay, जो पे दूसरे व्यक्ति को करना है, which another person is bound to pay, may make such payment, पेमेंट कर दे, may make
सच पेमेंट टू प्रोटेक्ट ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट कर दे, मे मेक सच पेमेंट टू प्रोटेक्ट ओन इंटरेस्ट एंड रिकवर द अमाउंट, और रिकवर कर ले वो अमाउंट, एंड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम अदर पर्सन, और वो अमाउंट आप अदर पर्सन से रिकवर कर लो। लॉ बोला हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आती है बात समझ में? उसके बाद बेटा तीसरा केस आता है, तीसरा केस आता है पर्सन enjoying benefits of non gratuitous act, person enjoying benefits of non gratuitous act। ये क्या है सर? नॉन ग्रेट्यूटस का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो आपने किसी के लिए किया पर फ्री में नहीं किया। जैसे ए ने बी को गुड्स डिलीवर किए, और ए ने बी को जो गुड्स डिलीवर किए वो बाय मिस्टेक कर दिए, बाय मिस्टेक कर दिए, और मान लीजिए बी ने गुड्स को यूज भी कर लिया, तो फिर बी को उसका पेमेंट, फिर बी को उसका पेमेंट ए को करना पड़ेगा। पॉइंट ये है, एक्ट मस्ट बी डन, एक्ट मस्ट बी डन नॉन ग्रेट्यूटसली। नॉन ग्रेट्यूटसली मतलब आपने एक्ट फ्री में नहीं करी, ए बी को जो गुड्स दे रहा था फ्री में देने का इंटेंशन नहीं था। और दूसरी चीज, अदर पर्सन हैज एंजॉयड बेनिफिट्स ऑफ सच एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये, सामने वाले बंदे ने उस एक्ट का बेनिफिट एंजॉय किया। जैसे आज ए ने बी को गुड्स दिए, चाहे गलती से दिए, पर बी गुड्स वापस कर देता, बी बोलता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और बी उन गुड्स का बेनिफिट नहीं लेता, तो बी की पैसा देने की ड्यूटी नहीं थी। बी की पैसा देने की ड्यूटी क्यों बनी? ए ने बी को गुड्स दिए नॉन ग्रेट्यूटसली, बी ने उन गुड्स को यूज किया, उसका बेनिफिट लिया, इसलिए बेटा अब बी की ड्यूटी हो गई कि वो उन गुड्स का क्या करे? पेमेंट करे। किसको पेमेंट करे? पे करे बेटा ए को। ठीक है, अगला पॉइंट आता है बेटा, अगला पॉइंट आता है बेटा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का पॉइंट क्या बोलता है बेटा? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का पॉइंट ये बोलता है बेटा कि अगर आपको कोई गुड्स मिले जो खोया हुआ सामान है, जो किसी और का सामान है और आपको मिला, तो फाइंडर इज इन द पोजीशन ऑफ बेली। पहली चीज तो फाइंडर को उन गुड्स का बेली माना जाएगा। ठीक है, उसमें ध्यान रखना फाइंडर की 3 ड्यूटीज हैं। पहला, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। फाइंडर की पहली ड्यूटी है गुड्स की रीजनेबल केयर ले। फाइंडर की अगली ड्यूटी है रिटर्न द गुड्स टू ट्रू ओनर, वो गुड्स ट्रू ओनर को वापस करे। और फाइंडर की तीसरी ड्यूटी है वो गुड्स को एप्रोप्रिएट ना करे, खुद के लिए ना रखे, खुद के लिए यूज ना करे। ही मस्ट नॉट एप्रोप्रिएट द गुड्स। और लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट है बेटा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पॉइंट है बेटा, मनी पेड बाय मिस्टेक या कोर्जन। सर लॉ ये बोलता है आपने किसी से कोई पैसा लिया, आपने किसी से कोई पैसा लिया, लेकिन आपको पैसा बाय मिस्टेक मिला है या आपको पैसा बाय कोर्जन मिला है। तो अगर आपको पैसा बाय मिस्टेक मिला है, अगर आपको पैसा बाय कोर्जन मिला है, तो आपकी ये ड्यूटी है कि वो पैसा आप रीपे करो।
आप रख नहीं सकते उस पैसे को। पर्सन टू whom money has been paid by mistake must repay such money। आपको कोई पैसा मिस्टेक से मिला या कोर्जन से मिला, आपको वो पैसा रीपे करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से फिनिश हो रही है, यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ से फिनिश हो रही है यूनिट नंबर 6 कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक छोटी सी चीज बता देता हूं बेटा, कई स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया, सर स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मैनेज करें, सर स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मैनेज करें। तो मैं सभी बच्चों को एक ही बात बोल रहा हूं, मेरा बिजनेस लॉस का फोल्डर खोलिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी मतलब 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर मेरा बिजनेस लॉस का फोल्डर खोल के आप उसमें लॉ रिवीजन क्लासेस में जाते हैं, तो लॉ रिवीजन क्लासेस में बेटा ये जो पूरा फोल्डर मैंने बना रखा है, इसमें मैंने पूरे ये 4 लेक्चर डाले हुए हैं, आईसीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, या तो यहां से, और अगर यहां से नहीं करना है तो एक और जगह से बताता हूं जहां से आपको करना चाहिए, एक और जगह से मैं आपको बताता हूं जहां से आपको करना चाहिए, और वो चैप्टर आप सिर्फ वहीं से कर लीजिए, सिर्फ वहां से कर लीजिए, वो सफिशिएंट होगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, तो बच्चों अब इधर देखना, ये मैंने ना 3 फोल्डर बनाए हुए हैं, कोई ज्यादा लोड नहीं है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं कोई ज्यादा लोड नहीं है, बस यहां से आप कवर कर लो, लिटरली बोल रहा हूं। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बस आप इतना लर्न कर लो। 1 आवर के ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सारे मिलाकर 1.5 आवर है, ऐसा नहीं कि सारे मिला के ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, सारे मिला के 1.5 आवर के टोटल लेक्चर्स। यहां से आप यूनिट 7, 8, 9 कवर कर लेना, मच मोर देन सफिशिएंट है, इसके बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए।